मुख्य फसलों को जानने के बाद में अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कृषि विकास की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? कृषि को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चलाती है, किसानों के हक में भी काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि विकास की परिभाषा क्या है। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो सप्लाई भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, वही कृषि विकास है। क्या है? देखिए, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग, समझना इसको आराम से, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, मांग भी बढ़ेगी। उसको पूरा करने के लिए या पूरा करने हेतु कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास। तो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास ही कृषि विकास कहलाते हैं। किए गए प्रयासों को क्या कहते हैं? कृषि विकास कहते हैं। ये सीधी सीधी परिभाषा है कि आपको खेती का विकास करना है। खेती का विकास तभी होगा जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, पैदावार को बढ़ाएंगे। तो ये इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई। प्रश्न आता है सीधा सीधा कई बार कि कृषि विकास से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, और इसको पूरा करने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो प्रयास किए हैं, वही कृषि विकास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृषि विकास को किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है, या क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे आपका एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले जो बोया गया क्षेत्र है उसका विस्तार कीजिए। बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके, 2 हेक्टेयर में बोते हैं तो 5 हेक्टेयर में बोइए। बोए गए क्षेत्र का विस्तार करके हम पढ़ रहे कृषि विकास को आप कैसे हासिल करेंगे या उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो जो बोया गया क्षेत्र उसका विस्तार करना, फिर बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाना। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाना, यह भी एक प्रयास है जिससे आप कृषि विकास को आगे ले जा सकते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्षेत्र में विस्तार करो, फसलों की संख्या बढ़ाओ। उसके बाद में जो सिंचाई सुविधा है उसको सुधारो। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, जैसे कि परंपरागत रूप से को सुधार कर, अगर आप परंपरागत रूप से इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो आपको जो नई टेक्निक है जैसे ड्रिप इरिगेशन है ना, या फिर स्प्रिंकलर है, फव्वारा सिस्टम है, उसको लागू करना होगा। आपने बहुत सारे खेतों में देखा होगा फव्वारे चलते, इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, फव्वारा पद्धति कहते हैं, या जो बूंद बूंद सिंचाई है, टपकन विधि है, उसका आप यूज कर सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सुविधाओं को सुधार करके आप खेती को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका उर्वरक है जिससे आपकी पैदावार बढ़ती है ना फसल की, तो उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके, जो फर्टिलाइजर है, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, हम पढ़ रहे हैं कि आपको कृषि का विकास कैसे कर सकते हैं। तो ये उपाय हैं, कई बार पूछते हैं कृषि विकास के उपाय बताइए। उसके बाद में कृषि का मशीनीकरण करके,
कृषि का मशीनीकरण, मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी उसका डेवलपमेंट होगा, श्रम कम लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा आपका। कृषि का मशीनीकरण, ये सारी चीजें आती है कृषि विकास को कैसे आप हासिल करेंगे या उसको कैसे और आगे अच्छी तरह से ले जाएंगे। कृषि विकास का जो मुख्य लक्ष्य है, जो चरम लक्ष्य है, वो क्या है? खेती हम किस लिए, पैदावार किस लिए लेते हैं कि हमें अपना पेट भरना है, उसके बाद में हम दूर से देशों को भी बेच सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, इसका जो चरम लक्ष्य क्या है? कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा कानून भी बनाया हुआ है, तो ये इसका लक्ष्य है। ये देखिए, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या किया। देखिए, सबसे पहले कृषि विकास की परिभाषा, कृषि विकास हासिल करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, तो ये 5 प्रयास है, आपको लिखने हैं, नोट करने हैं अपनी कॉपी में। और इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता रखनी। उसके बाद में चरम लक्ष्य क्या है कृषि विकास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, यही इसका चरम लक्ष्य है। तो इस प्रकार से कृषि विकास का जो छोटा सा टॉपिक था वो यहाँ पूरा होता है। इसको लिखिए, इसके बाद में हम तुलना करते हैं भारत और अमेरिका के किसान की। नोट कीजिए इसको। कृषि विकास के बाद में हम बात करते हैं भारत में एक किसान की क्या स्थिति, उसके पास कितनी जमीन, ये एक एवरेज आकलन किया गया है, एक औसत आकलन किया गया है कि भारत में किसान की क्या स्थिति है। तो अभी हम एक उदाहरण से कि एक मुन्नालाल नाम का किसान है, भारत में एक किसान मुन्नालाल, मुन्नालाल के पास में 1.5 हेक्टेयर जमीन है। ध्यान रखना, 1.5 हेक्टेयर जमीन। हम भारत के किसान की बात कर रहे हैं। पहले एक सामान्य आकलन किया गया है, एक एवरेज निकाला गया है कि मुन्नालाल के पास में 1.5 हेक्टेयर का एक खेत है, जहां पर वो कौन सी खेती करता है? निर्वाह खेती, मतलब अपने परिवार के लिए पालन करने के अलावा थोड़ा बहुत बचता है तो वो बेच देता है, बस इतनी सी उसकी खेती है। उसके अलावा वो क्या करता है? सबसे पहले वो अधिक उपज वाले बीज बाजार से खरीदता है। तो बीजों की खरीद कहां से हो रही है? बाजार से। देखिए आप, अधिक उपज वाले बीज बाजार से खरीदता है। ये आम किसान की बात है, आपके और मेरे से छोटे सीमांत किसान, उसकी यही कंडीशन है, अधिक उपज वाले बीज बाजार से खरीदता है। आप अपने आसपास में किसी किसान को देखना, बिल्कुल आपको सही लगेगा। अगर आप खुद खेती करते हैं तो ये कंडीशन आपकी होगी कि निर्वाह खेती करते हैं, ठीक है। छोटी सी जमीन है, 1.5 हेक्टेयर की, जितनी बीज को हम लोग बाजार से खरीद रहे हैं। इसके अलावा वर्ष में 2 फसलें लेते हैं जनरली। ये मुन्नालाल क्या करता है कि वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें लेता है, और जो मुख्य फसलें उगाता है उसके अंदर देखिए क्या है, उसके खेत की मुख्य फसलें क्या है? तो गेहूं है, चावल है और थोड़ी बहुत दालें। गेहूं उगाता है, चावल उगाता है और थोड़ी बहुत दालें। ये वो अपने खेत में साल में 2 बार जब फसलें लेता है तो उगाता है। कौन? मुन्नालाल। हम पढ़ रहे हैं भारत के किसान की क्या स्थिति है। इसके अलावा वो सरकारी अधिकारियों के, जो कृषि अधिकारी और मित्रों से लगातार संपर्क करता है कि मैं मेरी खेती को कैसे सुधारूं। तो यहां पर लिख सकते हैं मुन्नालाल क्या करता है कि सरकारी अधिकारियों और अपने जो मित्र हैं तथा मित्रों से कृषि विकास हेतु सलाह लेता है, परामर्श लेता है कि मुझे और क्या करना चाहिए। और मुन्नालाल अब हम आगे चलते हैं। अब सिंचाई करनी होती तो उसके खुद के पास का उसका नलकूप नहीं, तो सिंचाई के लिए पड़ोस के खेत में बने नलकूप का प्रयोग करता है। ये स्थिति है, देख लो आप। सिंचाई के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। सिंचाई के लिए पड़ोस के खेत में लगे नलकूप का प्रयोग करता है।
नलकूप जिससे सिंचाई हो सके उसके खेत में फसलों की। अब इसके अलावा क्या करता है वो कौन? मुन्ना लाल। हम पढ़ रहे हैं भारत में एक किसान की क्या स्थिति है। और मुन्ना लाल क्या करता है? ट्रैक्टर को किराए पर लेता है जिससे उसके खेत में कुछ काम हो सके। तो यहां पर देखिए आगे मैं लिखता हूं, ट्रैक्टर किराए पर लेता है, ट्रैक्टर किराए पर लेता है। ओके। उसके बाद में मुन्ना लाल के पास 2 भैंसे हैं, कुछ मुर्गियां हैं और भैंसों का जो दूध है वो सहकारी समिति में बेचता है। 2 भैंसे तथा कुछ मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं। दूध को वो क्या करता है? सहकारी समिति में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो बेचता है। और गुजरात में तो दूध का काम काफी अच्छा चलता है। आपके गांव में भी दूध की डेयरी होगी सरकारी, वहां पर आप जाके के पता कर सकते हैं। दूध किसको बेचता है? सहकारी समिति को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध बेचता है जिससे उसको और एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसके अलावा सहकारी समिति क्या करती है? सहकारी समिति देखिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य का और कृत्रिम गर्भाधान जैसी जानकारियां देती है। सहकारी समिति मुन्ना लाल को क्या हेल्प करती है? सहकारी समिति विभिन्न प्रकार के चारे के प्रकार कि कौन से कि आप किस प्रकार का चारा पशु को खिलाइए जिससे वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर पशुधन का स्वास्थ्य, आपके पास जो पशु है उसका स्वास्थ्य किस प्रकार से आप अच्छा रख सकते हैं। तो पशुधन का स्वास्थ्य, जो उसकी हेल्थ संबंधी जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने की कोशिश करती है सहकारी समिति। उसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधान है, पशुओं को किस तरह से आप और वंश वृद्धि करवा सकते हैं, उसके बारे में, कृत्रिम गर्भाधान आदि के बारे में जानकारी देती है। आदि के बारे में जानकारी देती है मुन्ना लाल को। ये सब देखिए काम की बातें हैं, आपको नोट करते रहना है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत में किसान की स्थिति पर कुछ अपने विचार लिखिए या स्थिति बताइए। इसके अलावा मुन्ना लाल क्या करता है? बैंक से कभी कभी लोन भी लेता है या कृषि सहकारी समिति से लोन भी लेता है, ऋण भी लेता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि मुन्ना लाल को ऋण लोन कहां से मिलता है? बैंक तथा सहकारी समिति से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी समिति से लोन भी मिलता है, ऋण भी मिलता है खेती के लिए। सभी को मिलता है, सभी किसान लेते हैं। तो ये बकायदा बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन क्या है वो बता रहा है। फिर जो फसल हुई उसको मंडी में बेचता है। तो जो फसल हो गई उपज को शहर की मंडी में बेचता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है। तो शहर की मंडी में उसको बेचना पड़ता है। अगर भाव सही नहीं मिले तो भी बेचना पड़ता है क्योंकि उसको डर है कि कहीं खराब हो गई तो बाद में क्या करेंगे। तो ये मुन्ना लाल के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए शुरू करता हूं मैं वापस, आराम से इसको समझना है, कहीं आपको हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। भारत में हम किसान की स्थिति पढ़ रहे हैं। किसान आप और मेरे जैसा भी हो सकता है जिसके पास में थोड़ी बहुत जमीन है। इसलिए हमने एवरेज निकालने के लिए मुन्ना लाल नाम का जो 1.5 हेक्टेयर जमीन का मालिक है, उसके पास उसका खेत है 1.5 हेक्टेयर का। तो हम समझ सकते हैं कि वो निर्वाह खेती करता है क्योंकि ये खेती उसके परिवार के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले वो बीज खरीदता है। तो बीज कहां से खरीदता है? बाजार से खरीदता है। उसके बाद में वर्ष में वो कितनी फसलें लेता है? कि 2 फसलें लेता है। सामान्यतः वो गेहूं, चावल और दालें उगाता है। सरकारी अधिकारी और मित्रों से वो हेल्प लेता है, उससे पूछता है कि भाई और मैं खेती में क्या अच्छा कर सकता हूं। सिंचाई के पास उसका खुद का साधन नहीं है तो पड़ोस के खेत में जो नलकूप लगा हुआ है वहां से वो अपनी फसलों को पानी पिलाता है, सिंचाई करता है। उसने एक ट्रैक्टर किराए पर लिया है, उसके पास 2 भैंसे हैं और मुर्गियां भी है। तो कुल मिला के पशुपालन से उसका काम चल जाता है। दूध को वो क्या करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचता है जिससे उसको अतिरिक्त आय होती है। सहकारी समिति उसको क्या करती है? चारे के बारे में बताती है, पशुधन के स्वास्थ्य के बारे में बताती है और भी जो कृत्रिम गर्भाधान के जो तरीके हैं जिससे आपके पशुओं की जो आने वाली नस्लें हैं उसको कैसे सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बताती है।
उसको बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी मिलता है, बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कृषि उपकरण के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए उसको लोन दिया जाता है। और उसकी जो फसल है वो कहाँ बेचता है? शहर की मंडी में बेचता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं है। ये तो है भारत का किसान। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि भाई किसान का चित्र बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे? वही हाथ में हल लिए हुए, एक धोती पहने हुए एक आदमी बनाएंगे। क्यों एक किसान को आप बिल्कुल पैंट शर्ट के अंदर, सूट बूट में, एक लैपटॉप हाथ में लिया हुआ और बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि अभी तक हमने अपना कंसेप्ट चेंज नहीं किया, लेकिन अब करना है। ठीक है ना? अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक किसान की क्या स्थिति है, वो कैसे काम करता है। तो लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कृषि विकास के बाद में हम बात करते हैं भारत में एक किसान की क्या स्थिति, उसके पास कितनी जमीन। ये एक एवरेज आकलन किया गया है, एक औसत आकलन किया गया है कि भारत में किसान की क्या स्थिति है। तो अभी हम एक उदाहरण से कि एक मुन्नालाल नाम का किसान है, भारत में एक किसान मुन्नालाल। मुन्नालाल के पास में 1.5 हेक्टेयर जमीन है। ध्यान रखना, 1.5 हेक्टेयर जमीन। हम भारत के किसान की बात कर रहे हैं। पहले एक सामान्य आकलन किया गया है, एक एवरेज निकाला गया है कि मुन्नालाल के पास में 1.5 हेक्टेयर का एक खेत है, जहां पर वो कौन सी खेती करता है? निर्वाह खेती। मतलब अपने परिवार के लिए पालन करने के अलावा थोड़ा बहुत बचता है तो वो बेच देता है, बस इतनी सी उसकी खेती है। उसके अलावा वो क्या करता है? सबसे पहले वो अधिक उपज वाले बीज बाजार से खरीदता है। तो बीजों की खरीद कहां से हो रही है? बाजार से। देखिए आप, अधिक उपज वाले बीज बाजार से खरीदता है। ये आम किसान की बात है, आपके और मेरे से छोटे सीमांत किसान, उसकी यही कंडीशन है, अधिक उपज वाले बीज बाजार से खरीदता है। आप अपने आसपास में किसी किसान को देखना, बिल्कुल आपको सही लगेगा। अगर आप खुद खेती करते हैं तो ये कंडीशन आपकी होगी कि निर्वाह खेती करते हैं। ठीक है, छोटी सी जमीन है, 1.5 हेक्टेयर की, जितनी बीज को हम लोग बाजार से खरीद रहे हैं। इसके अलावा वर्ष में 2 फसलें लेते हैं जनरली। ये मुन्नालाल क्या करता है कि वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें लेता है, और जो मुख्य फसलें उगाता है उसके अंदर देखिए क्या है, उसके खेत की मुख्य फसलें क्या है? तो गेहूं है, चावल है और थोड़ी बहुत दालें। गेहूं उगाता है, चावल उगाता है और थोड़ी बहुत दालें। ये वो अपने खेत में साल में 2 बार फसलें लेता है तो उगाता है। कौन? मुन्नालाल। हम पढ़ रहे हैं भारत के किसान की क्या स्थिति है। इसके अलावा वो सरकारी अधिकारियों के, जो कृषि अधिकारी और मित्रों से लगातार संपर्क करता है कि मैं मेरी खेती को कैसे सुधारूं। तो यहां पर लिख सकते हैं मुन्नालाल क्या करता है कि सरकारी अधिकारियों और अपने जो मित्र है तथा मित्रों से कृषि विकास हेतु सलाह लेता है, परामर्श लेता है कि मुझे और क्या करना चाहिए। कौन? मुन्नालाल। अब हम आगे चलते हैं। अब सिंचाई करनी होती तो उसके खुद के पास का उसका नलकूप नहीं, तो सिंचाई के लिए पड़ोस के खेत में बने नलकूप का प्रयोग करता है। ये स्थिति है, देख लो आप। सिंचाई के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। सिंचाई के लिए पड़ोस के खेत में लगे नलकूप का प्रयोग करता है। नलकूप, जिससे सिंचाई हो सके उसके खेत में फसलों की। अब इसके अलावा क्या करता है वो? कौन? मुन्नालाल। हम पढ़ रहे हैं भारत में एक किसान की क्या स्थिति है। और मुन्नालाल क्या करता है? ट्रैक्टर को किराए पर लेता है, जिससे कि उसके खेत में कुछ काम हो सके। तो यहां पर देखिए, आगे मैं लिखता हूं, ट्रैक्टर किराए पर लेता है। ट्रैक्टर किराए पर लेता है। ओके,
उसके बाद में मुन्नालाल के पास 2 भैंसे हैं, कुछ मुर्गियां हैं और भैंसों का जो दूध है वो सहकारी समिति में बेचता है। 2 भैंसे तथा कुछ मुर्गियां हैं, दूध को वो क्या करता है, सहकारी समिति में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो बेचता है। और गुजरात में तो दूध का काम काफी अच्छा चलता है। आपके गांव में भी दूध की डेयरी होगी सरकारी, वहां पर आप जाके के पता कर सकते हैं। दूध किसको बेचता है, सहकारी समिति को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दूध बेचता है, जिससे उसको और एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। इसके अलावा सहकारी समिति क्या करती है, सहकारी समिति देखिए चारे का प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य का और कृत्रिम गर्भाधान जैसी जानकारियां देती है। सहकारी समिति मुन्नालाल को क्या हेल्प करती है, सहकारी समिति विभिन्न प्रकार के चारे के प्रकार कि आप किस प्रकार का चारा पशु को खिलाइए जिससे वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर पशुधन का स्वास्थ्य, आपके पास जो पशु है उसका स्वास्थ्य किस प्रकार से आप अच्छा रख सकते हैं, तो पशुधन का स्वास्थ्य, जो उसकी हेल्थ संबंधी जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने की कोशिश करती है सहकारी समिति। उसके अलावा जो कृत्रिम गर्भाधान है, पशुओं को किस तरह से आप और वंश वृद्धि करवा सकते हैं, उसके बारे में, कृत्रिम गर्भाधान आदि के बारे में जानकारी देती है, आदि के बारे में जानकारी देती है मुन्नालाल को। ये सब देखिए काम की बातें हैं, आपको नोट करते रहना है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत में किसान की स्थिति पर कुछ अपने विचार लिखिए या स्थिति बताइए। इसके अलावा मुन्नालाल क्या करता है, बैंक से कभी कभी लोन भी लेता है या कृषि सहकारी समिति से लोन भी लेता है, ऋण भी लेता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि मुन्नालाल को ऋण लोन कहां से मिलता है, बैंक तथा सहकारी समिति से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, सहकारी समिति से लोन भी मिलता है, ऋण भी मिलता है खेती के लिए, सभी को मिलता है, सभी किसान लेते हैं। तो ये बकायदा बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन क्या है वो बता रहा है। फिर जो फसल हुई उसको मंडी में बेचता है। तो जो फसल हो गई उपज को शहर की मंडी में बेचता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं है, तो शहर की मंडी में उसको बेचना पड़ता है। अगर भाव सही नहीं मिले तो भी बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं खराब हो गई तो बाद में क्या करेंगे। तो ये मुन्नालाल के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए शुरू करता हूं मैं वापस, आराम से इसको समझना है, कहीं आपको हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। भारत में हम किसान की स्थिति पढ़ रहे हैं। किसान आप और मेरे जैसा भी हो सकता है जिसके पास में थोड़ी बहुत जमीन है। इसलिए हमने एवरेज निकालने के लिए मुन्नालाल नाम का जो 1.5 हेक्टेयर जमीन का मालिक है, उसके पास उसका खेत है 1.5 हेक्टेयर का, तो हम समझ सकते हैं कि वो निर्वाह खेती करता है, क्योंकि ये खेती उसके परिवार के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले वो बीज खरीदता है, तो बीज कहां से खरीदता है, बाजार से खरीदता है। उसके बाद में वर्ष में वो कितनी फसलें लेता है कि 2 फसलें लेता है। सामान्यतः वो गेहूं, चावल और दालें उगाता है। सरकारी अधिकारी और मित्रों से वो हेल्प लेता है, उसे पूछता है कि भाई और मैं खेती में क्या अच्छा कर सकता हूं। सिंचाई के पास उसका खुद का साधन नहीं है, तो पड़ोस के खेत में जो नलकूप लगा हुआ है वहां से वो अपनी फसलों को पानी पिलाता है, सिंचाई करता है। उसने एक ट्रैक्टर किराए पर लिया है, उसके पास 2 भैंसे हैं और मुर्गियां भी है। तो कुल मिला के पशुपालन से उसका काम चल जाता है। दूध को वो क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचता है, जिससे उसको अतिरिक्त आय होती है। सहकारी समिति उसको क्या करती है, चारे के बारे में बताती है, पशुधन के स्वास्थ्य के बारे में बताती है, और भी जो कृत्रिम गर्भाधान के जो तरीके हैं जिससे आपके पशुओं की जो आने वाली नस्लें हैं उसको कैसे सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बताती है। उसको बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी मिलता है, बीज के लिए, खाद के लिए, ट्रैक्टर के लिए, कृषि उपकरण के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए उसको लोन दिया जाता है। और उसकी जो फसल है वो कहाँ बेचता है, शहर की मंडी में बेचता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं है। ये तो है भारत का किसान। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि भाई किसान का चित्र बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे, वही हाथ में हल लिए हुए, एक धोती पहने हुए एक आदमी बनाएंगे। क्यों एक किसान को आप बिल्कुल पैंट शर्ट के अंदर, सूट बूट में, एक लैपटॉप हाथ में लिया हुआ और बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह क्यों नहीं बताते हैं?
क्योंकि अभी तक हमने अपना कंसेप्ट चेंज नहीं किया, लेकिन अब करना है, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक किसान की क्या स्थिति है, वो कैसे काम करता है। तो लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक किसान की, वो कैसे काम करता है। हमने मुन्नालाल के बारे में कुछ बातें देखी थी। अब हम यूएसए चलते हैं और वहां पे एक किसान है जिसका नाम है होरन। होरन के पास में 300 हेक्टेयर जमीन है। कहां पे 1.5 हेक्टेयर और कहां पे 300 हेक्टेयर। तो पहला अंतर तो यही आ जाता है। यहां पर जो खेतों का जो औसत आकार है वो 250 हेक्टेयर का, लेकिन हम फॉरन की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। वो अपने खेत में ही रहता है, फार्म हाउस में ही रहता है। लेकिन मुन्नालाल अपने फार्म हाउस पे, खेत पे नहीं रहता था, वो घर पे रहता था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई माकूल प्रबंध नहीं था। लेकिन होरन जो है वो अपने खेत में ही रहता है, फार्म हाउस में ही निवास करता है। ये मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर जैसी फसलें उगाता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर, जो कि वाणिज्यिक फसलें ज्यादा है, और चुकंदर जैसी फसलें उगाता है। तो यहां पर देखिए दूसरा अंतर यह है, जैसी फसलें उगाता है। अब इतनी फसलें को तो वो परिवार के लिए तो रखता नहीं, इसलिए ये कैसी खेती कर रहा है, यहाँ पर वाणिज्यिक खेती कर रहा है। इसको आप ध्यान में रखना। हमारे यहाँ निर्वाह खेती थी ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है, तो ये वाणिज्यिक खेती हो जाएगी। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर, ये सारी चीजें वो उगाता है। वो अपने मिट्टी को टाइम टू टाइम ना लेबोरेटरी में भेजता है, सॉइल लैब के अंदर। तो मृदा को समय समय पर वह नमूने लेकर के मृदा परीक्षणशाला में भेज दिया जाता है। तो मृदा, उसकी मिट्टी की जो नमूने हैं, जो उसके खेत के नमूने हैं, मृदा के नमूने समय समय पर मृदा परीक्षणशाला, जिसको आप लेबोरेटरी कहते हैं, समय समय पर मृदा परीक्षणशाला में भेजे जाते हैं, नमूने भेजे जाते हैं, जिससे पता चले कि हाँ, अब मिट्टी के अंदर इन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, अब इसको यहां पर ये खाद दिया जाना चाहिए। इसके अलावा वो उर्वरकों का, जो फर्टिलाइजर है उनका, पेस्टिसाइड्स हैं, जो कीटनाशक है, उनका वैज्ञानिक सलाह से प्रयोग करता है। तो उर्वरकों तथा पीड़कनाशकों या कीटनाशक, है ना, कीटनाशक लिख दीजिए आप, कीटनाशकों, पीड़कनाशक की जगह कीटनाशक। कीटनाशकों का उपयोग किसकी सलाह से करता है? वैज्ञानिक सलाह से किया जाता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो सलाह देते हैं, उसके हिसाब से करता है, वैज्ञानिक सलाह से करता है। देखिए जमीन काफी बड़ी है, साइंटिफिक खेती है, क्या कहते हैं आप उसको, कमर्शियल एग्रीकल्चर ज्यादा है। सोयाबीन, मक्का जैसी फसलें उगाता है, लेबोरेटरी के अंदर नमूने भेजता है। इसके अलावा उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से जुड़ा है, उपग्रह से, जो खेत की वास्तविक तस्वीरें उसको भेजता है। हॉर्न का जो कंप्यूटर है उपग्रह से जुड़ा है, उपग्रह से जुड़ा है, जो क्या करता है, जो खेत की वास्तविक तस्वीरें उसको समय समय पर भेजता है। देखिए कितना साइंटिफिक काम हो रहा है, पढ़ा लिखा भी है। खेत की वास्तविक तस्वीरें भेजता है कौन? सैटेलाइट। और उसके कंप्यूटर पे ये हो जाता है कि भाई इस खेत में आपके यहां पर ये चीज हो रही है, तो आप उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए। उसके पास तकनीक है, आधुनिक उपकरण है, जिसमें ट्रैक्टर है, बीज बोने की मशीनें हैं, थ्रेसर है, कंबाइन है, हार्वेस्टर का उपयोग करता है। आगे देखिए इधर, ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनें, बीज बोने की, बुवाई करने की जो मशीनें हैं, थ्रेसर है, फिर कंबाइन है, हार्वेस्टर है। इन सभी मशीनों का वो प्रयोग करता है अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए। अपनी खेती के अंदर इन सब का इस्तेमाल करता है, जिससे
उसका समय कम लगे और चूंकि बहुत बड़ा उसके फार्म हाउस का आकार है तो वहां पर वो खेती को बेहतर ढंग से कर सके। उसके पास में बहुत बड़ा स्टोरेज है जिसमें अपनी फसल का वो क्रॉप्स जब वो लेता है तो उसका वो भंडारण कर सके, स्टोर कर सके। अनाज भंडारण के बाद में जो मार्केट भंडारण की सुविधा है, भंडारण की सुविधा उसके पास है, स्टोरेज बना हुआ है, भंडारण की सुविधा है और उसका जो फसल है, फसल को काटने के बाद में या जो अनाज है, फसल का अनाज जो है वो एजेंसियों को बेचने के लिए जाता है, सीधा एजेंसियों से डीलिंग होती है उसकी, एजेंसियों को बेचा जाता है। फसल और अनाज में थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर समझ लेना आप अपने हिसाब से कि हाँ, एक बार उसकी फसल प्राप्त हो गई या अनाज निकल गया, उसके बाद में वो सीधा एजेंसियों से कांटेक्ट करता है, एजेंसी आती है और सारा का सारा उसका सामान खरीद लेती है। इसका मतलब यहाँ पर वो एक किसान नहीं है, एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। होरन जो है वो एक व्यापारी की तरह खुद को ट्रीट कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि क्यों ना हम भी किसान का चित्र व्यापारी की तरह बनाए, अपनी मनोदशा को बदले। देखिए वापस देखिए इसको, होरन जमीन है 300 हेक्टेयर, कौन कौन सी फसलें की, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर आदि वो होता है। उसकी जो खेती है वो कैसी है, वाणिज्यिक खेती है, कमर्शियल है। चौथा देखिए, मृदा के नमूने वो परीक्षणशाला में समय समय पर भेजता है, वो उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करता है, लेकिन वैज्ञानिकों की सलाह से। उसका जो कंप्यूटर है, पढ़ा लिखा किसान है वो, तो उपग्रह से जुड़ा हुआ है जिससे उसको वास्तविक तस्वीरें मिलती रहती है अपने खेत की। उसके बाद में देखिए आप, उसके पास में ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीनें, थ्रेसर, कंबाइन, सारी की सारी तकनीक का इस्तेमाल करता है, वो आधुनिक मशीनें हैं। उसके पास स्टोरेज के लिए जगह है तो वहां वो स्टोर करता है, उसके बाद में अनाज वो एजेंसियों को बेच देता है उचित दाम पर। तो यहाँ पर वो किस तरह से एक व्यापारी की तरह काम कर रहा है, न कि एक किसान की तरह। तो इस चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर बायो फार्मिंग का एक शब्द संकलन दिया हुआ है, जैविक खेती। जैविक खेती आज के समय में काफी जरूरी है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है और पूरा का पूरा आपको जो शुद्ध अनाज है वो मिलेगा। तो इसकी टर्म आपकी किताब में दी, उसको आप लिख लेना, छोटी सी टर्म है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, याद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं, एक और छोटा सा दिया हुआ है फैक्ट कि एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द, एक तो एगर या एग्री, इसका मतलब होता है मृदा। देखिए एगर या एग्री जिसका मतलब होता है मिट्टी या मृदा, दूसरा है कल्चर। ये दो शब्द है लैटिन भाषा के, एग्री या एगर तथा कल्चर। कल्चर का मतलब है कृषि करने से, है ना, कृषि करना। तो ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से एग्रीकल्चर बना है, एगर और कल्चर से, एग्री या कल्चर से। इसका मतलब होता है मृदा और कृषि करना। एग्रीकल्चर अंग्रेजी शब्द है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये भी एक फैक्ट है, आप लिख देना। इसके अलावा थोड़े छोटे छोटे अगर कोई फैक्ट छूट गए हैं तो आप लिख देना, कोई बड़ा इशू नहीं है वो। यहाँ पर हमारा कृषि वाला अध्याय समाप्त होता है। इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। अगर आप वर्कशीट के साथ जाते हैं तो मैं वर्कशीट में हर वीडियो के साथ एक वर्कशीट देता हूँ, तो वर्कशीट में जो है वो आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। एक आधा छूट जाएगा अभ्यास का तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप जानते ही हैं, www.navoacademy.in, इसको विजिट करके आप सारा का सारा कंटेंट, वीडियो लेक्चर, वर्कशीट या फिर और भी यदि कोई मिसलेनियस जिसके अंदर अभी हम एग्जाम शॉर्ट करके क्वेश्चन रखने वाले हैं आइडिया के लिए कि हाँ क्वेश्चन पेपर किस तरह से आ सकता है या आपको कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करने हैं, इस तरह से। तो एग्जाम शॉर्ट करके हम एक तरह से हम ये आपको उन्हीं प्रश्नों पे फोकस करना है जो हम उसके अंदर देंगे, तो वो भी आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको कृषि वाला अध्याय समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपके लिए विकल्प के रूप में खुले हुए हैं। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए चैप्टर के साथ।